यस क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम अर्थ समिट के बारे में करेंगे। अर्थ समिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हाईली डिमांडेड यूनिट है आप सबकी तरफ से यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था? अर्थ समिट आपका 1992 में हुआ था। देखो, जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपकी कन्वेंशंस पढ़नी होती है, उसको मैं हमेशा 3 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड करके पढ़ाती हूँ। एक है आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरी होती है आपकी अर्थ समिट, एंड थर्ड होती है आपकी ओजोन लेयर की कन्वेंशन, जिसके अंदर हम 3 कन्वेंशन पढ़ते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट कन्वेंशन थी, ये आप फर्स्ट कन्वेंशन इन द सेंस आप कह सकते हो इसी के बाद हमारी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का बर्थ हुआ था। गॉट इट? अर्थ समिट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्थ थोड़ा सा ग्राफिक से दिखाती हूँ पहले। अर्थ समिट के अंदर आपकी 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जो है UNFCCC, सेकंड वन है आपका UNCBD एंड थर्ड है आपका UNCCD। ये तीनों ही आपकी बाइंडेड थी। ये तीनों ही क्या थी? बाइंडेड थी। वहीं पे एजेंडा 21 आया था एंड कुछ आपके फॉरेस्ट प्रिंसिपल आए थे। इन सबको आज हम डिटेल के अंदर देखेंगे। अब आपने पढ़ा होगा अर्थ समिट से रिलेटेड कुछ क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल, तो वो सब क्या है? UNFCCC इसकी आपकी कॉप होती है। कॉप क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग। उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉप होती है, लाइक आपकी क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNFCCC की कॉप 3 हुई थी। आपकी कॉप 3 हुई थी क्या? UNFCCC की कॉप इज लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब आप कह सकते हो मीटिंग। जिस मीटिंग का जितना ज्यादा बेटर आउटपुट निकला, या कह सकते हो जितना बेटर रिजल्ट निकला, उसको उसी नाम से फिर जानना, उसी नाम से उसको जानने लगे। कॉप 3 को फिर सब भूल गई। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से ये वाली मीटिंग आपकी ज्यादा फेमस होगी। सेम एज विथ पेरिस एग्रीमेंट। सेम इसी तरीके से हमारा UNCBD के अंदर होता है। UNCBD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, CBD से है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसकी हमारी 3 कॉप हुई जो इम्पोर्टेंट रही, जिसमें हमें पढ़ना है एक कार्टेगिना प्रोटोकॉल के बारे में, एक पढ़ना है हमें नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, एंड आची बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में। समझ में आया? आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम ये वाले चार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस वाले चार्ट को कंप्लीट तरीके से समझेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल को समझेंगे, पेरिस एग्रीमेंट को देखेंगे, कार्टेगिना प्रोटोकॉल देखेंगे, नगोया प्रोटोकॉल भी देखेंगे, एजेंडा 21 क्या था, ये सब आज की क्लास में हम करेंगे। गॉट इट? स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग एंड कुछ की फैक्ट हमारे अर्थ समिट के। अर्थ समिट कब हुआ था? अर्थ समिट हुआ था 1992 जून में। अर्थ समिट क्या था? ये ना एक तरीके की आपकी मीटिंग थी। ये मीटिंग चली थी आपकी 3 to 14 जून तक 1992 में। अब इस मीटिंग के अंदर अर्थ के एंड एनवायरमेंट को एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी सारी डिस्कशन हुई, तो इसका नाम दे दिया हमने अर्थ समिट। ऑफिशियली जो नाम है वो है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। आपके पास एक टर्म आई है कॉन्फ्रेंस, एक टर्म मैंने आपको बताई अभी क्या? स्टॉकहोम कन्वेंशन। कन्वेंशन। तीसरी टर्म है आपके पास जो अभी हमने डिस्कस करी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, कॉन्फ्रेंस इज लाइक यू कन्फर समथिंग, दिस इज लाइक योर बेसिक डिस्कशन, कि बहुत सारी कंट्रीज मिली, बहुत ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक पे डिस्कस किया, और क्या होना चाहिए, क्या चीज है, वो सब उन्होंने डिस्कस किया।
तो कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक डिस्कस होते हैं, जिसके ऊपर बहुत किसी भी एक टॉपिक के अंदर डिप्थ डिस्कशन नहीं करते, बहुत सारे टॉपिक को ऊपर ऊपर से देखते हैं, ये जी प्रॉब्लम है। वहीं पे जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन के अंदर एक ही टॉपिक पे हम डीप कर डिस्कशन करते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम का रूट कोज फाइंड करते हैं, वो होती है आपकी कन्वेंशन। जब हम उसका कोज जान लेते हैं, लाइक एनवायरमेंट की प्रॉब्लम का हमने मेन कोज जान लिया, तो उसके लिए हमने कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए, कुछ ट्रीटीज साइन कर दी कि ये आपके लिए बाइंड है, ये आपको करना पड़ेगा। तो वो जो बाइंडेड चीज हो जाती है, या कहते हैं जो रूल रेगुलेशन हो जाते हैं, वो होते हैं आपके प्रोटोकॉल। इन तीनों टर्म में डिफरेंस क्लियर है? तीनों टर्म में डिफरेंस क्लियर है? स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है आपकी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ना, ये तो आपकी 1972 में हुई थी, जहां से आपका बर्थ हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन वहीं पे जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, वो आपकी 20th एनिवर्सरी थी अर्थ समिट की, 20th एनिवर्सरी थी अर्थ समिट की। समझ में आया? ये सब हम आगे देखेंगे, फिलहाल मेरे को बस ये बताइए, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्लियर है? अर्थ समिट कब आया था? कब हुआ था जी? 3 से 14 जून तक हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था जी? 1992 में हुआ था। ऑफिशियल नाम क्या है? यूएनसीईडी है। यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। कहाँ पे हुआ था जी? रियो डी जनेरियो के अंदर हुआ था। ये रियो डी जनेरियो कहाँ है जी? ब्राजील के अंदर है। अर्थ समिट को ही रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? यूनाइटेड नेशन, नाम से ही क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव आपकी 172 कंट्रीज थी, जिसमें 108 जो है वो हेड स्टेट थे, एंड बाकी कुछ आपकी एनजीओज एंड एनवायरमेंटल ग्रुप थे। यहां तक फर्स्ट स्लाइड क्लियर है? बस मेरे को इतना बताओ। जो ये आपका अर्थ समिट है, इसने फोकस किस पे किया था, मेरे को ये बताना। इसने फोकस किस पे किया था? एक तो इसने ग्लोबल एनवायरमेंट की बात कही थी कि ग्लोबली हमें अपने एनवायरमेंट को सुधारने की जरूरत है। साथ ही इसने रिलेशनशिप की बात कही थी। रिलेशनशिप अमॉन्ग व्हाट? रिलेशनशिप अमॉन्ग इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरमेंट। इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरमेंट। देखो कॉन्फ्रेंस है ना, तो कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं हुई थी, इकोनॉमी कैसे बेटर होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी बात हुई थी आपकी। तो ये कॉन्फ्रेंस, इसमें सारी चीजों का डिस्कशन हुआ था। समझ में आया? अब अर्थ समिट से मेन आपके 5 ऑर्गन निकले थे। मेन आपके कितने ऑर्गन निकले थे? 5 ऑर्गन निकले थे। सबसे पहला ऑर्गन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन था आपका UNFCCC। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम से ही बता रहा है, इसने किस पे फोकस किया? ये एक आपकी कन्वेंशन थी। कन्वेंशन थी तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेगी? एक चीज पे फोकस करेगी जी। किस पे फोकस किया इसने? एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया कि कैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। तो क्लाइमेट की बात आई तो हमारे एनवायरमेंट की बात यहाँ पे की गई है। समझ में आया? मेनली इसने क्या एड्रेस किया? मेनली UNFCCC ने एड्रेस किया क्लाइमेट चेंज। कैसे क्लाइमेट चेंज आ सकता है? बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस। बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने की बात करी इसने एटमॉस्फेयर के अंदर। साथ ही जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने की बात कही। कौन सी एक्टिविटी? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी।
अब ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जो एक ह्यूमन कंडक्ट करता है, और ह्यूमन कुछ एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म होता है, तो उन एक्टिविटीज को बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। लाइक हम व्हीकल चलाते हैं, हमारी व्हीकल चलाने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से हमारा एनवायरमेंट खराब होता है, तो ये क्या होगी? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होगी। इसमें आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि हम पेड़ों की कटाई करते हैं, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हो। तो ये सब क्या है? ये है आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इसने सेट आउट कर दिए थे ओवरऑल प्रिंसिपल्स। देखो जो आपका UNFCCC था ना, ये बाइंडेड था, ये बाइंडेड था, इसने कुछ रूल रेगुलेशन फिक्स किए थे। अब अगर मेरा UNFCCC बाइंडेड था, तो UNFCCC के अंदर आने वाले मेरे कॉप की जो मीटिंग हुई थी वो भी तो फिर बाइंडेड होगी। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल भी आपका काफी हद तक बाइंडिंग था। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी क्योटो प्रोटोकॉल में, आपके एनेक्स्टर्स बने थे, वो सब देखेंगे हम। बट फिलहाल ध्यान क्या रखना है, UNFCCC ये पूछा जाए बाइंडेड था या नॉट बाइंडेड था, देन दिस इज बाइंडिंग। यहां तक क्लियर हुआ? 198 कंट्रीज हमारे UNFCCC का पार्ट बनी थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका बॉन, जर्मनी के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी के अंदर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है आपका UNCBD। UNCBD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, अगेन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका एम क्या था? इसका एम था बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। मेरे को ये बताओ पहले तो, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो आपने बहुत सुना होगा कि नए इंजेक्शन लगा लगा के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, या दो पेड़ को मिलाकर एक नई टाइप का पेड़ बना दिया जाता है। तो ये सब क्या है? दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर जब उनकी एक नई प्रजाति आप पैदा कर देते हो, तो ये होता है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोटेक्शन या ह्यूमन हेल्थ का प्रोटेक्शन, या आप कह सकते हो कि सेफ ट्रांसफर होने चाहिए मेरे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, वो सब किस में डिस्कस किया गया था? वो सब डिस्कस किया था UNCBD के अंदर। UNCBD आपका फोर्स में कब आया था? दिसंबर 29 दिसंबर 1993 में ये आपका फोर्स में आया था। तीनों के ही ईयर कर लो साथ साथ। UNFCCC साइन हुआ था 1992 में, फोर्स में आया 1994 में। UNCBD साइन हुआ था 1992 में, फोर्स में आया 1993 में। UNCCD साइन हुआ था 1994 में, फोर्स में आया था 1996 के अंदर। ध्यान रखना तीनों के ईयर आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आओ जो UNCCD। UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट डाइवर्सिफिकेशन एड्रेसिंग द डिग्रेडेशन। ये एड्रेस क्या करती थी? ये डिग्रेडेशन को एड्रेस करती थी। इसके अंदर आपके नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान एंड लैंड डिग्रेडेशन प्रोग्राम्स हुए थे, जिसकी हेल्प से हम लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसने लैंड की क्वालिटी से रिलेटेड मेन बात करी थी। यहां तक क्लियर हुआ? एजेंडा 21 के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आया था फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 21st सेंचुरी के अंदर हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा सकते हैं, वो आया था आपका एजेंडा 21 के अंदर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें कंट्री को डेवलप करना है फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेस को बिना वेस्ट किए हुए।
यूं नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ बचाए ही ना, उनके एनवायरमेंट को खराब करके रख दे और अपनी अपनी डेवलपमेंट करके और राम जी को प्यारे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लाइक कि खुद की डेवलपमेंट करनी है लेकिन फ्यूचर जनरेशन एंड रिसोर्सेस का लिमिटेड यूज करते हुए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज योर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स आए थे जिन्होंने गाइड किया था सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। गॉट इट? अब आगे देखो, उसके बाद क्या हुआ था, इसके 8 साल बाद 2000 के अंदर हमारा एक समिट हुआ जिसका नाम था मिलीनियम समिट। मिलीनियम समिट कितने टाइम बाद हुआ था? 8 ईयर के बाद। 8 ईयर के बाद हुआ था, इसीलिए मिलीनियम समिट के अंदर हमारे 8 MDG गोल आए थे। मिलीनियम समिट के अंदर ही आपके 8 MDG गोल आए थे एंड इन्हीं से रिलेटेड इसके 21 टारगेट थे। कब आए? टारगेट क्या था कि 2015 तक हमें ये अचीव करना है। कौन, कहाँ हुआ था ये मिलीनियम समिट? आपका न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। ये ना फैक्चुअल चीज है सारी, ये याद रखनी जरूरी है, ध्यान रखना। अब 8 गोल कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। MDG एंड SDG गोल आपके हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट था आपका एरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगरी, एक बार रीड कर लो फिर मैं याद भी करवाऊंगी। सेकंड है अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड इज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। फोर्थ इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ इज इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ इज डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं, वो याद रह गया। combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, develop a partnership for development। अब इसको याद कैसे करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी बना लो अपने माइंड में। लाइक एक लड़की थी जो भूखी थी, गरीब थी, पॉवर्टी एंड हंगरी। फर्स्ट हो गया। उसको क्या था, उसको पढ़ाई का शौक था, वो प्राइमरी एजुकेशन तो एटलीस्ट करना ही चाहती थी, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि जेंडर इन इक्वालिटी वहां पे उसके एरिया के अंदर उसको देखने को मिलती थी, और जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दी। शादी कर दी तो बच्चा हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी पे आ गए हम। फोर्थ, जब चाइल्ड मोर्टेलिटी पे आ गए तो छोटी बच्ची की ही शादी कर दी तो मैटरनल हेल्थ जो है वो उस लड़की की खराब होगी। ना ही सिर्फ मैटरनल हेल्थ, उसको काफी सारी और डिसीजेस भी होगी। ये बन गया आपका 6th पॉइंट। अब इसके चलते क्या हुआ, एनवायरमेंट के अंदर गंदगी फैलने लग गई, बीमारियां होगी। एनवायरमेंट की गंदगी को यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, हर बच्चा बीमार होता जा रहा है। एक खुद छोटी बच्ची ने एक बेबी को बर्थ दिया तो बेबी भी हेल्दी नहीं होगा, आगे उनके बेबी होंगे वो भी अनहेल्दी रहेंगे, तो पूरा एनवायरमेंट ही खराब होता जा रहा है। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि अब हम ग्लोबल लेवल को, मतलब बाहर की कंट्रियां कैसे अडॉप्ट करती है चीजों को, उसके ऊपर जाएंगे, ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप करेंगे ताकि हम अपनी चीज, अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। एक स्टोरी में 8 के 8 पॉइंट MDG 1 शॉट के अंदर क्लियर है, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है। और समझ में आया? मिलीनियम समिट के बारे में याद रखोगे, कब हुआ था? 2000 के अंदर हुआ था। उसके बाद आप इसके ठीक 10 साल बाद अर्थ समिट 1992 में हुआ। इसके ठीक 10 साल बाद 2002 के अंदर आपका एक समिट हुआ जिसका नाम था वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही आप रियो 10 के नाम से भी जानते हो, या 10th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ समिट भी इसे कहा जाता है। ऑफिशियली नाम याद रखना, रियो 10 का ऑफिशियली नाम क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो 10 का ऑफिशियली नाम
वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSST, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो 10 का ये ऑफिशियल नाम है। कब तक हुआ था ये? 26 अगस्त से 4 सितंबर तक ये आपका चला था। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर आपका ये हुआ था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर एक डिक्लेरेशन, इसके अब आप इसको कह सकते हो ये ना एक तरीके की मीटिंग ही थी। तो उस मीटिंग के कुछ की आउटकम आए, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है वो है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या है? जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर रीअफर्म किए थे आपके एजेंडा 21 के प्रिंसिपल्स को। एजेंडा 21 के जो प्रिंसिपल थे उन्हें रीअफर्म किया गया था और बात करी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। समझ में आया? रियो 10 भी क्लियर है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही हम यहाँ तक बात करते चल रहे हैं। उसके बाद हमारा एक रियो 20 भी हुआ था। ये रियो 20 कब हुआ था? अभी 2012 के अंदर ही हुआ था। अभी तो 2024 आ गया, मतलब 2012 के अंदर हुआ था। यहाँ पे सबसे मेन हमने एक डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया। डॉक्यूमेंट क्या था? ए फ्यूचर वी वांट। ए फ्यूचर वी वांट, जैसा फ्यूचर हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। अब साथ में इसका मतलब क्या है? मतलब सॉरी, 2013 के अंदर ये कैसे बने थे? देखो इसमें ना हमारे SDG गोल आए थे। 2013 के अंदर 30 मेंबर्स मिले। 30 मेंबर्स ने मिलके आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तैयार किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सितंबर 2015 से लागू करने की बात कही। इसको लागू करने के लिए मेरा एक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट भी हुआ था, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट आया था एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा नाम क्या था डॉक्यूमेंट का? पूरा नाम था आपका ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, एजेंडा 2030, एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक? जिसके अंदर हमारे 17 SDG गोल आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 169 टारगेट थे एंड 247 हमारे इंडिकेटर्स दिए गए थे। इंडिकेटर्स दिए गए थे। क्लियर हुआ? ये भी समझ में आया पूरा अर्थ समिट? अब 1 बाय 1 इन पे चले। UNFCCC की कॉप के ऊपर, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल वो सब पढ़ना है। देखो UNFCCC में क्या क्या पढ़ना है? क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे एंड पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो UNFCCC के बारे में क्या क्या याद है वो बता दो। UNFCCC 1992 में आया था। कब फोर्स में आया था? फोर्स में आया था जी 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका जिनीवा के अंदर। जिनेवा 19 ओरिजिनली आप कह सकते हो जिनेवा में है, और सिंस 1996 से बॉन जर्मनी में। ये ध्यान रखना, बोन जर्मनी। ऑफिशियली या कह सकते हो आप ओरिजिनल जो है वो UNFCCC का हेडक्वार्टर जनेवा में था, और 1996 से ये आपका बॉन जर्मनी में है। क्यों? क्या मेन मोटिव क्या था? मेन कन्वेंशन इनकी क्या थी? ये थी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस पे। इसके अंदर हमारी कॉप होती थी। कॉप का प्रेसिडेंट होम कंट्री का एनवायरमेंट मिनिस्टर होता था। स्टार मार्क करके लिख लो। जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती थी उसमें जो प्रेसिडेंट होता था
वो प्रेसिडेंट आपके होम कंट्री का एनवायरमेंट मिनिस्टर होता था। एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो रोटेट करता था 5 रीजनल ऑफिस ऑफ यूएन। प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो रोटेट करता था 5 रीजनल ग्रुप किसके, यूएन के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने जैसे अभी बताया बाइंडिंग टारगेट था। बाइंडिंग किसके लिए था, ये बाइंडेड था डेवलप कंट्री के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो कंट्रीज हैं उन्हें 3 एनेक्स्चर के अंदर डिवाइड किया गया, एनेक्स्चर ए, एनेक्स्चर बी एंड एनेक्स्चर सी। एनेक्स्चर ए के अंदर हमारी डेवलप्ड कंट्री होती थी, जिसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल के रूल्स जो है वो बाइंड थे, इनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ये काम क्या करता था, इसका मेन फोकस था ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना। कितना कम करना, बिलो 90 में जितना था वहां तक या उससे कम ग्रीन हाउस गैस को लेके जाना। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस इसके अंदर आई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 6 ग्रीन हाउस गैस हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एनेक्स्चर 1 में डाली गई थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहले थी CO2। CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड गैस थी आपकी CH4। CH4 क्या, मीथेन। थर्ड गैस थी आपकी N2O। N2O क्या, नाइट्रियस ऑक्साइड। नाइट्रो डाइऑक्साइड नहीं है, दिस इज नाइट्रियस ऑक्साइड। फोर्थ गैस आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपकी रेफ्रिजरेटर एंड एसी से भी निकलती है। फोर्थ गैस थी आपकी परफ्लोरोकार्बन। परफ्लोरोकार्बन एंड द लास्ट वन इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 टाइप की गैस हमारी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आई थी, जिसमें एनेक्स्चर 1 के अंदर मैंने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट रखा था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या आया, ये था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आया था आपका CBDR। CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये CBDR का मतलब क्या है कि जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है या जो हमारी गैसेस रिलीज हो रही हैं उसमें कॉमनली सब ही रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्री भी एंड डेवलपिंग कंट्री भी, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबकी अलग अलग है। ये कंसेप्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के बेसिस पे फिर हमने 3 एनेक्स्चर बनाए थे, जिसमें एनेक्स्चर ए के अंदर मेरी डेवलप्ड कंट्री थी। एनेक्स्चर ए में ही मेरी 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया गया कि इन गैसेस को हमें कम करना है। कितना कम करना है, बिलो 1990 तक कम करना है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये एडॉप्ट हुआ था दिसंबर 11 1997 में, बट ये एनफोर्स में आया था आपका 16 फरवरी 2005 के अंदर। काफी लेट ये फोर्स में आया था, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना। इसको एडॉप्ट किया था 1997 में। इवन क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, USA इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, एंडोरा भी इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। जो ये मैं 3-4 कंट्रीज के नाम आपको बताने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है साउथ सुडान। साउथ सुडान, साउथ सुडान भी आपके क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर कंट्री नहीं है। देखो जहां भी बाइंडेड की बात आ जाती है ना, USA तो वहां पे सबसे पहले हाथ उठा लेता है। ध्यान रखना अगर कई बार तुक्का भी मारना लग जाए तो। ओके, बट जो कनाडा है ना, कनाडा
कनाडा स्टार्टिंग में तो मेंबर थी लेकिन इसने विड्रॉ कर लिया था 2012 के अंदर, स्टार लगा लो। कनाडा स्टार्टिंग में आपके क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर थी लेकिन इन्होंने विड्रॉ किया था 2012 के अंदर। कितनी टोटल मेंबर कंट्री थी? 192 मेंबर कंट्री थी, जिसमें से 82 कंट्री जो है वो कंप्लीटली सिग्नेटरी नहीं थी। इवन इंडिया ने इसे रेक्टिफाइड किया था 2002 के अंदर। अगेन स्टार लगा लो। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई किया 2002 के अंदर, क्योटो प्रोटोकॉल एंड फोर्स में आने से पहले। देखो, एक होता है साइन करना, एक होता है रेक्टिफाइड करना। साइन इज लाइक कोई भी चीज पहले साइन होगी उसके बाद उसे रेक्टिफाई किया जाएगा। ये 192 मेंबर में से जो ये सारे ये सिग्नेटरीज थे, आप कह सकते हो इन्होंने साइन किया था। अब साइन करने के बाद रेक्टिफिकेशन इज लाइक कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, हर मिनिस्टर अपनी अपनी कंट्री में जाएगा, बाकी अपने मिनिस्टर से बात करेगा, उस चीज को लेकर डिस्कशन करेगा, फिर वो रेक्टिफाई करेगा कि हाँ, जो तुमने बात करी है वो ठीक है, मैं इसके अंदर वर्क करने के लिए तैयार हूं। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन। तो इंडिया ने रेक्टिफाई किया था 2002 के अंदर। ये तो हो गई हमारी एनेक्स्टर, ये हो गई थी हमारी पूरी एनेक्स्टर 1 की बात। अब आगे एनेक्स्टर 2 और एनेक्स्टर 3 की बात और कर लेते हैं। देखो, सीबीडीआर था, सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 पार्ट में डिवाइड किया, एनेक्स्टर ए, एनेक्स्टर बी, एनेक्स्टर सी। एनेक्स्टर ए के अंदर डेवलप कंट्री, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी थी, अगेन रिपीट कर लो, क्लास में चीजें याद हो जानी चाहिए। जी 6 ग्रीन हाउस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, नाइट्रोरियस ऑक्साइड थी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। बस 2 बार मेरे साथ इसको रिपीट कर लो, चीजें याद हो जाएंगी। अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोरियस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक 6 ग्रीन हाउस गैसेस के एनेक्स्टर 1 में बात करी गई थी। और एनेक्स्टर 1 डेवलप्ड कंट्री जितनी भी थी वो 100% बाइंडेड थी। एनेक्स्टर 2 के अंदर उन कंट्रीज को रखा गया जिसको आप कह सकते हो दिस इज डेवलपिंग कंट्री। 2 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, एक तो डेवलपिंग कंट्री थी इसके अंदर, या आप कह सकते हो उन कंट्री को रखा गया जिसकी हिस्टोरिकली पॉपुलेशन ज्यादा थी। आज के टाइम पे है या नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली पहले के टाइम पे जिनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा थी, हिस्टोरिकली बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज को यहाँ पे रखा गया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया, ये सब क्या है हिस्टोरिकली जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। एनेक्स्टर 3 के अंदर आपको नॉन एनेक्स्टर कंट्रीज भी आप इनको कह सकते हो जो रिसेंटली पॉपुलेटेड है, जो रिसेंटली पॉपुलेटेड कंट्री थी उनको रखा गया। रिसेंटली पॉपुलेटेड कंट्रीज हमारी एनेक्स्टर सी के अंदर आई। इंडिया कौन से में थी? इंडिया आपकी एनेक्स्टर सी के अंदर ही थी। एनेक्स्टर सी में आ जाएगा आपका इंडिया, चाइना, ब्राजील। मतलब ये जो हाईली हिस्टोरिकल पॉपुलेटेड या आपके रिसेंटली पॉपुलेटेड, ये जो मेनली डिसाइड किया था ना वो 1950 के अराउंड डिसाइड किया था कि 1950 से पहले कौन सी कंट्री ज्यादा पॉपुलेटेड थी, 1950 के बाद कौन सी। इसीलिए चाइना आपका रिसेंटली पॉपुलेटेड में आया, अदरवाइज चाइना आपका हिस्टोरिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज मतलब एनेक्स्टर बी के अंदर जाना चाहिए था। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? इनको आप ये भी कह सकते हो कि एनेक्स्टर बी में जो कंट्रीज थी ना, आप ये कह सकते हो वो डेवलप तो थी क्योंकि इनकी हिस्टोरिकली पॉपुलेशन ज्यादा थी, आज के टाइम पे इतनी नहीं है। वो डेवलप तो थी लेकिन उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी, है ना। नॉन एनेक्स्टर कंट्री आपकी लो इनकम डेवलपिंग कंट्री थी। नॉन एनेक्स्टर के लिए आपका कोई भी बाइंडेड टारगेट नहीं था, इस पॉइंट को भी स्टार लगा के लिख लो, कोई बाइंडेड टारगेट नहीं था। नॉन एनेक्स्टर कंट्री या एनेक्स्टर 3 के अंदर जो कंट्रीज आती थी वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री थी, इनके लिए कोई बाइंडेड टारगेट किसी तरीके का नहीं रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर।
क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एमिशन टारगेट 37 इंडस्ट्री कंट्री ईयू की, ये तो हमने देख लिया। मैकेनिज्म, हाँ 3 मैकेनिज्म आए थे, ये वाला पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मार्केट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म्स आए थे, जिसके अंदर आपके मेनली 3 चीजें इंक्लूडेड थी। क्या? क्लीन डेवलप मैकेनिज्म, सेकंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड था आपका एमिशन ट्रेडेड। एमिशन ट्रेडिंग क्या है? आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट, आपने ये टर्म सुनी है कार्बन क्रेडिट? क्या आपने ये टर्म सुनी है कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट। क्या आपने ये टर्म सुनी है कार्बन ऑफसेटिंग? कार्बन ऑफसेटिंग सुनिए ये टर्म। देखो इसके अंदर क्या था, ये हेल्प करता था टू मीट द एमिशन रिडक्शन टारगेट by investing in emission reduction project in other country or by trading emission allowances। आपकी मैंने फॉर इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल हो, मेरे 100 रुपए थे, मैंने हर बच्चे को जो है, और मेरे पास जो है वो 2 बच्चे थे, 50 रुपए मैंने इस बच्चे को दे दिए, 50 रुपए मैंने इस बच्चे को दे दिए। जो मेरा बच्चा नंबर ए है उसको भूख कम लगी थी, मेरे बच्चे नंबर बी को जो है वो भूख ज्यादा लगी थी, 50 रुपए में इसका पेट नहीं भरा, तो बी ने ए के पास गया और बोला कि मेरे को थोड़े से कार्बन दे दो, बाद में ले लेना, या बदले में पैसे ले लो, बदले में कुछ और ले लो, बट मेरे को कार्बन दे दो। तो ए कहता मेरे को तो जरूरत है नहीं, जो ये 50 कार्बन है ना ये तू ले जा। तो हमने ये कर दिया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टोटल कार्बन एमिशन होना चाहिए ना उस पे लिमिट लगा दी, टोटल कार्बन एमिशन पे लिमिट लगा दी। अब कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं वो आप करो, तो जो कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं उसमें पहली टर्म आती है आपकी कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है? कार्बन क्रेडिट इज ए परमिट जो अलो करता है एक कंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन विच कैन बी ट्रेडेड इफ द फुल अलाउंसेस इज नॉट यूज्ड। अगर फुल अलाउंसेस आपके यूज नहीं हो रहे हैं तो उस केस के अंदर आप कार्बन क्रेडिट पे ले सकते हो। 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2। समझ में आया? कार्बन क्रेडिट इज ए परमिट that allow a country to produce a certain amount of carbon emission which can be traded if the full allowances is not used। नेक्स्ट टर्म आती है कार्बन फुटप्रिंट। देखो मैं ये 3 टर्म क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन तीनों टर्म पे आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट आई हुई है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट आपका टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, it may be caused by organization or event or any product, it oftenly express in term of amount of carbon dioxide कि टोटल आपने कितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया, वो एमिशन आपका ऑर्गेनाइजेशन में किया, आपने इवेंट में किया, टोटल कितना किया वो बता दो। समझ में आया? ये इक्विवेलेंट होगा कि इक्विवेलेंट, चलो इसको छोड़ दो। तो कार्बन फुटप्रिंट सिंपल सा इतना कि टोटल ग्रीन हाउस गैसेस कितनी एमिशन किया उसका प्रिंट दे दो, उसका बता दो, उसका ब्यौरा दे दो मेरे को। समझ में आया? उसके बाद है कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑन एनवायरमेंट। कार्बन ऑफसेटिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं एनवायरमेंट पे कि हम कार्बन को ऑफसेट कर रहे हैं, हम और कार्बन रिलीज नहीं कर रहे, हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को परचेज करने लग जाते हैं। कार्बन ऑफसेटिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को नेट के ऊपर ला सके, और यू कैन से कि नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट हम ला सके, कि जितना कार्बन एमिशन हमने किया है उतना ही कार्बन हमारा कंज्यूम भी हो गया। समझ में आया ये पॉइंट भी? अब जो आपका
ये क्लीन डेवलपमेंट मिशन था ना, ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों कंट्री के लिए ही था। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन आपका डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज्ड करता था। वहीं पे एमिशन ट्रेडिंग को ही आप कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म भी बोलते हो, ध्यान रखना। कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म भी बोलते हो। ये असाइंड करता है अमाउंट यूनिट कि कितनी कार्बन ट्रेडिंग आपको करनी है। गॉट इट। सेकंड कमिटमेंट दोहा अमेंडमेंट। अब ये दोहा अमेंडमेंट क्या है, जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर ही एक अमेंडमेंट आई थी, इसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे जहां पे हमने न्यू टारगेट बनाए थे। एक टारगेट तो हमने इनिशियल लेवल पर बनाई, दूसरे टारगेट हमने 2013 से 2020 के लिए बनाए थे, जो कि हमारे सेकंड टारगेट्स थे। तो इनको रेक्टिफाई करने के लिए या इन टारगेट्स के लिए हमारा एक अमेंडमेंट नाम दे दिया गया। ये दोहा में हुई थी एक्चुअली ये अमेंडमेंट, तो इसको आपने दोहा अमेंडमेंट का नाम दे दिया था। यहाँ पे जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल का कंप्लीट कमिटमेंट पीरियड है ना, वो 2 कमिटमेंट पीरियड रही हैं। कौन कौन से? एक तो 2008 से लेकर 2012 तक, ये बता रखा। पहला कमिटमेंट पीरियड क्या था कि 5% बिलो 1990 के लेवल तक लेके आना है, जिसके अंदर हमने सीबीआरडी वाला सारा का सारा प्रोविजन देखा कि 3 टाइप्स एंड एक्सचेंज में डिवाइड कर दिया। ये काफी हद तक हमारा सक्सेसफुल भी रहा था, लेकिन जब ये सक्सेसफुल हुआ था, दूसरा जो कमिटमेंट पीरियड आया 2013 से लेकर 2020 तक, इसको कह सकते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसने रेक्टिफाई तो किया, इसने नए नए टारगेट तो दिए, लेकिन उसमें से ज्यादातर कंट्री फिर विड्रॉ कर गई थी, क्योंकि जो इनके बाइंडेड टारगेट थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो कंट्रीज ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा था ये वाला टाइम पीरियड। गॉट इट? समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? चलिए नेक्स्ट, सीबीआरडी। ये मैंने अभी आपको बताया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया था, जिसके अंदर ये बोला गया कि सभी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन अलग अलग। ये एक प्रिंसिपल था जिसमें इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया कि हर कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल एनवायरमेंट इशू के लिए, बट नॉट इक्वली। तो जो जितना रिस्पॉन्सिबल है उसके हिसाब से उसका उतना ही बाइंडेड टारगेट सेट कर दिया गया था। गॉट इट? 3 एनेक्स्चर के अंदर डिवाइड किया था, एनेक्स्चर 1, एनेक्स्चर 2 और एनेक्स्चर 3। एनेक्स्चर 3 को या आप नॉन एनेक्स्चर कंट्रीज भी बोलते हो। एनेक्स्चर 1 के अंदर आपकी डेवलप्ड कंट्री थी, एनेक्स्चर 2 में वो जो डेवलप तो थी कहीं ना कहीं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी। एनेक्स्चर 3 या नॉन एनेक्स्चर के अंदर आपकी ऐसी कंट्रीज थी जो डेवलपिंग थी, जिनके लिए कोई बाइंडेड टारगेट नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर बाइंडेड टारगेट लगा देंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। गॉट इट? यहां तक किसी का कोई डाउट? 3 मैकेनिज्म थे जिनके बारे में अभी हमने देखा ही है। यहां तक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद हमें कहाँ गई वो स्लाइड? क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट पे चले। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? कॉप 3 था, ध्यान रखना। कॉप 3 था किसका? UNFCCC का कॉप 3 था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पेरिस एग्रीमेंट की तरफ। पेरिस एग्रीमेंट में क्या था? पेरिस एग्रीमेंट आपका कॉप 21 था, कॉप 21 था, UNCCD का कॉप 21। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? कॉप 3 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3rd थी, और 21 थी आपकी
पेरिस एग्रीमेंट आपका दिसंबर 2015 के अंदर अडॉप्ट किया गया। 4 नवंबर 2016 ये फोर्स में आया था। 21st कॉप थी आपके UN CCC की। आई थिंक मैंने पहले UNCCD बोल दिया था, ध्यान रखना। UN CCC की आपकी 21st कॉप थी जो पेरिस के अंदर हुई थी, इसीलिए इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट रखा गया। इसके अंदर के क्या था, ये कंप्लीटली बाइंडेड तो नहीं था। देखो, अगर बाइंडेशन की बात की जाए तो ये कंप्लीटली बाइंडेड नहीं था। इसके अंदर रिपोर्ट देना हर मेंबर कंट्री को बाइंड था कि रिपोर्ट तो देखो आपको जी देनी ही पड़ेगी कि कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ, लेकिन जो टारगेट थे वो बाइंडेड नहीं थे। ओवरऑल आपसे ये पूछा जाए कि पेरिस एग्रीमेंट बाइंडेड था, आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट आपका UN CCC के अंदर आता है। UN CCC आपका बाइंडेड था तो पेरिस एग्रीमेंट भी आपका बाइंडेड ही हुआ। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आपको डिस्कस करना है, इसमें 20-20-20 रूल आया था। 20-20-20 रूल आया था। ये 20 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को 20% तक डिक्रीज करना, रिन्यूएबल एनर्जी को 20% तक इंक्रीज करना एंड एनर्जी एफिशिएंसी को 20% तक इंक्रीज करना। एनर्जी एफिशिएंसी को 20% तक इंक्रीज करना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो आउटकम निकला था मेरे COP21 का। पेरिस एग्रीमेंट का ही आउटकम था क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये ध्यान रखेंगे सभी। इसके अंदर हमने ये टारगेट बनाया था कि हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे। मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है वो आपका न्यूट्रल रहेगा। जितनी ग्रीन हाउस गैस हम निकालेंगे उतनी ही हमारी एब्जॉर्ब भी होंगी। लिमिट करने की बात कही थी टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर को लिमिट करने की जरूरत है। ऑल ओवर अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट तक करने की यहाँ पे बात करी गई थी। टोटल कंट्री इसके अंदर भी 195 थी, ये ध्यान रखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना, इंक्रीज करना कार्बन सिंक का। ये नया पॉइंट आया है, इंक्रीज करना कार्बन सिंक। अब ये कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक इज एनीथिंग दैट कैन अब्सॉर्ब मोर देन कार्बन फ्रॉम एन एटमोस्फियर दैट इज रिलीज। जितना हम रिलीज कर रहे हैं कार्बन, उससे ज्यादा एब्सॉर्ब जब हम करते हैं तो उस टर्म को बोला जाता है कार्बन सिंक। ताकि जितना ऑलरेडी पहले से कार्बन मौजूद है हम उसको भी एब्जॉर्व करते चले और ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो हमारा कम होता रहे। बॉटम अप अप्रोच की इवन इसमें बात करी गई थी। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच का मतलब है छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, बड़ी प्रॉब्लम फिर अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। पेरिस एग्रीमेंट जो है उसी पेरिस एग्रीमेंट से पहले हमारे पास था एक NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या था? ये हमारा नॉन बाइंडेड एंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो खुद अपना खुद कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। और जो ये NDC था इसी को बाद में हमने फिर एज ए पेरिस एग्रीमेंट ले लिया था। समझ में आया? तो NDC क्या था? NDC थोड़ा सा ना रिजिड था। और ये रिजिड कैसे था कि इसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट में तो सिर्फ आपको रिपोर्ट देना कंपलसरी है, लेकिन NDC के अंदर आपके टारगेट बाइंड थे। हर 5 साल में रिपोर्ट होती थी, लीगली बाइंडेड था इवन। समझ में आया?
देखो एनडीसी भी दिखाती हूँ। सबसे पहले था देखो हमारे पास आईएनडीसी। आईएनडीसी क्या था? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या था? ये एक आपका क्लाइमेट एक्शन प्लान था जो सबमिट किया था कंट्रीज के थ्रू विद इन द पेरिस एग्रीमेंट 2015। जो ये देखता था व्हाट ईच कंट्री इंटेंडेड टू रिड्यूस, एक्चुअली हर कंट्री कितना अपने आप से रिड्यूस करना चाहती है वो देखा गया था आईएनडीसी के अंदर। उसके बाद इसको चेंज किया गया और नाम बताया गया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट होने के बाद आया था और इसको अडॉप्ट किया गया था। ईच आईएनसीडी कंट्री, जितनी भी आपकी आईएनसीडी मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जितनी भी कंट्रीज थी उन सभी कंट्रीज ने आपको एनडीसी को भी अडॉप्ट किया था। ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया गया था आपकी पेरिस फ्रेमवर्क के अंदर। इसी को अपडेट करके आज लास्ट जो हमारी 26 कोप हुई थी, 26 कोप 2021 के अंदर हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर। कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड के अंदर। इसमें हमारा रिन्यूड एनडीसी आया। ग्लोबल टेम्परेचर तो वही 1.5 डिग्री की बात की गई, लेकिन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन तक। कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन तक, ये इसमें बोला गया। इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट 50% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। टोटल एनर्जी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका 50% कंपोनेंट जो है वो हमें लेके आना है रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी को इम्प्रूव करने की बात कही गई। इवन रिड्यूस करने की बात कही गई कार्बन इंटेंसिटी को। कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई। इंक्रीज किया गया कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी आपकी रीच होनी चाहिए 500 गीगाबीट तक, 500 गीगाबीट तक बाय 2030। इंडिया एंड यूके ने मिलके लॉन्च किया था 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड का कंसेप्ट। ये भी याद रखना। किसने? इंडिया प्लस यूके। 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड की यहाँ पे बात की गई थी। समझ में आया आपको कंप्लीट पेरिस एग्रीमेंट भी? UN-CCC पूरा समझ में आ गया? देख लो दोबारा। ये सारे पढ़ चुके हैं, अब ये भी पढ़ चुके हैं, बच गए ये 3। बहुत छोटे छोटे हैं, बस 10 मिनट में और हो जाएंगे। कार्टिगना प्रोटोकॉल। कार्टिगना प्रोटोकॉल आपका कब आया था? 2000 के अंदर आया था और एनफोर्स में आया था 2003 में। इसके अंदर ये बोला गया कि लीगली बाइंडेड ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हमारे कुछ होने चाहिए जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये बोला गया कि कुछ हमारे ऐसे रूल्स बनाओ दैट सीड टू द कंट्रीब्यूट, जो एंश्योर करे, क्या एंश्योर करे कि सेफली ट्रांसफर होगा और उसका हैंडलिंग होगी किस चीज की, कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो सेफली बनाए जाएंगे। उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज जो किया जा रहा है वो सेफ होगा और उसके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोक लगाने की यहाँ पे बात कही गई। नई नई स्पीशीज जो आ रही हैं उनको सेफली हैंडल्ड किया जाएगा, इसकी यहाँ पे बात कही गई थी। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्टिगना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और यू कैन से इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई कि सेफली हमें ट्रांसफर एंड हैंडलिंग करना चाहिए यूज ऑफ लिविंग मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म दैट आर क्रिएटेड थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्लियर?
नेक्स्ट आपका नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल ऑफ कोर्स आपका यूएनसीबीडी के अंदर आता है, तो वही बायोडाइवर्सिटी से रिलेट होगा, लेकिन इसमें ये बोला गया जो एक्सेस जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, वो फेयरली और इक्विटेबल शेयर होने चाहिए। उससे जितना बेनिफिट अराइज हो रहा है वो आपका फेयरली एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। ये आया था आपका, साइन हुआ था 2010 के अंदर, और ये फोर्स में आया था आपका 2014 में। ये लिख लो, ये साइन हुआ 2010 में और एनफोर्स में आया 2014 के अंदर। क्लियर? इसके अंदर आपके ABS की बात करी गई थी मेन। किसकी? ABS की, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग की यहाँ पे बात की गई थी। एंड द लास्ट वन इज अकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट। यहाँ पे आपके टारगेट फिक्स कर दिए गए थे, कितने बायोडाइवर्सिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है और किस तरीके से करना है। तो कुछ टारगेट बनाए थे आपकी अकाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंदर। बस इतना ही याद रखना है कि ये आपके यूएनसीबीडी के अंदर आता है, बाकी क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा सॉल्व। आज की पूरी क्लास में हमने अर्थ समिट को किया है। पूरी क्लास में किसी भी बच्चे का कहीं से कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट आता है देन ऑफ कोर्स यू कैन आस्क।